दोस्तों, आप सभी को पता है नवंबर 2025 महीना हमारा आने वाला है। आज मैं 28 अक्टूबर 2025 को ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जीएसटी के 2 बड़े बदलाव जो 1 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं, उसके ऊपर आज बहुत डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जो बदलाव है, ये इंडियन इकोनॉमी में एक ज़बरदस्त बूस्टअप लेके आएगा और छोटे व्यापारी जो होते हैं, स्टार्टअप्स और जो एमएसएमईज़, उनके लिए तो बहुत ही मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये चेंजेस होने वाले हैं। और गवर्नमेंट की रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना और लगभग आप मान के चलिए भारत में जितने भी व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं, ये गवर्नमेंट का सरकार का आंकड़ा है कि 96% व्यापारी नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ज़रिए जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे 1 नवंबर 2025 के बाद। तो क्या ये बदलाव है और किन लोगों पर ये बदलाव इफ़ेक्टिव होंगे, इस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। बने रहिए इस चैनल के साथ और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि 1 नवंबर के बाद जीएसटी में किस तरीके से बदलाव होने वाला है। देखिए, जो सबसे पहला बदलाव होने वाला है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये बदलाव है, जिसमें मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा। जीएसटी में अब मैं आपको बता दूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं, याद रखिएगा, अब छोटे व्यापारी कौन हैं? ऐसे व्यापारी जिनका या तो नए व्यापारी हैं, स्टार्टअप्स हैं या एमएसएमईज़ हैं, या जिनका ऑलरेडी कहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, दूसरे स्टेट में जाके वो रजिस्ट्रेशन लेने जा रहे हैं, या आजकल ज़्यादातर व्यापारियों का बिज़नेस ऑनलाइन हो गया है। तो भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक जो लिमिटेशन है वो ये है कि स्टेट वाइज़ रजिस्ट्रेशन भारत में करना होता है। तो अगर आपके मल्टीपल स्टेट में व्यापार है, तो आपको हर राज्य में क्या करना पड़ता है? अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो व्यापारियों के सामने आता है, वो आता है प्लेस ऑफ बिज़नेस का, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको बिज़नेस प्लेस दिखाना होता है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बी2बी आउटपुट टैक्स अगर आपका 2.5 लाख से कम है, याद रखिएगा, यानी या तो आप न्यू व्यापारी है या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड व्यापारी हो और आपका 2.5 लाख से कम का महीने का टैक्स बनता है बी2बी में, तो आपको 3 दिन के अंदर अंदर जीएसटी में ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा 1 नवंबर 2025 के बाद। नया जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है, याद रखिएगा, उस मैकेनिज्म के अंतर्गत अब देखिए रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन वर्तमान में किस तरीके से लिया जाता है। आप सबको मैं बता दूं कि सबसे पहले जिस भी व्यापारी को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है, उसको जीएसटी आरईजी 01 के माध्यम से अप्लाई करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसे कहते हैं हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अब आप जिस भी राज्य में रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, आपको एप्लीकेशन लगानी है। एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आती है डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्लेस ऑफ बिजनेस का, याद रखिएगा। जहाँ पर आप रजिस्टर्ड प्लेस जो होता है आपका, जिस प्लेस को आप बिजनेस प्लेस बताने जा रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़े। एप्लीकेशन लगाने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट आपको इमीडिएट इफेक्ट से आरईजी 02 में एक्नॉलेजमेंट दे देता है। और उसके बाद डिपार्टमेंट 2 तरीके से यहाँ पर काम करता है कि अगर उनको लगता है कि आपके रजिस्ट्रेशन में कोई अधूरी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकता है शोकॉज नोटिस भेजकर जीएसटी आरईजी 03 में, या उनको लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ओके है, तो वो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देता है, जिसे हम कहते हैं आरईजी 06, याद रखिएगा। अब इसमें सबसे बड़ा जो अभी जो चैलेंज है व्यापारियों के सामने, मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मॉडल पर भारत में एप्लीकेबल हुआ था 2017 में। भारत सरकार ने जीएसटी के लाने के पीछे का जो मकसद था वो यही था कि हमारा व्यापार आसान हो। लेकिन अभी वर्तमान में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही अपने आप में बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि आप सबको मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस की फील्ड विजिट होती है, उसमें टाइम लग जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने में काफ़ी डिले हो जाता है। कई बार बायोमेट्रिक जो बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी जो सारे राज्यों में लगभग एप्लीकेबल हो गई, उस केस में आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जीएसटी ऑफिस बुलाया जाता है। कई तरीके की वहाँ पर आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और इतना आसान नहीं रहा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जितना आसान नियम इन्होंने बनाए थे। तो रजिस्ट्रेशन में टाइम लग जाता है, कई बार तो महीनों-महीनों का टाइम लग जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको बिज़नेस में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोचिए, आपका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन, आप 40 लाख के आसपास का टर्नओवर आपका आ गया है और अब आपको रजिस्टर होना है। तो उस केस में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलने में अगर डिले होती है, तो फिर आपको अपना बिज़नेस को स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप नहीं करते हैं, तो फिर आपने जितनी भी 40 लाख के ऊपर की सप्लाई की होती है, उस पे आपको रिवाइज़ इनवॉइस बनाकर टैक्स अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड तो थे नहीं।
तो कस्टमर से तो आप टैक्स ले नहीं पाए, तो ऐसे केस में वो टैक्स आपको गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो कई सारे लूप होल्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, और उसकी वजह से रजिस्ट्रेशन मिलने में जो देरी होती है उसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। अब ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे कारोबारी हैं, नए रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं या जो एमएसएमईज आ रहे हैं, उनको हम इमीडिएट इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन दे, 3 दिन के अंदर अंदर आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो बदलाव है, इसका ये मैं आपका आंकड़ा भी बता दूं कि गवर्नमेंट का, निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि 96% नए रजिस्ट्रेशन आपको इसी मॉडल पर होने वाले हैं, न्यू मॉडल पे। और ये रजिस्ट्रेशन मैं आपको और बता देता हूं कि इसमें ऑप्ट इन यानी आप आसानी से रजिस्ट्रेशन ले पाओगे, और ऑप्ट आउट फैसिलिटीज भी दे रखी है जहां पर आप आसानी से वापस जीएसटी से बाहर भी हो पाओगे आसानी से। तो ये जो जटिल प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन की, उसको आसानी देखने को मिलेगी 1 नवंबर 2025 के बाद, याद रखिएगा। अब व्यापारियों पे भी ये रहने वाला है कि वो न्यू जो स्कीम है उसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करे, या ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसमें जाए। तो लगभग नए रजिस्ट्रेशन मुझे लगता है कि ये आपको नई स्कीम के अंतर्गत ही देखने को मिलने वाले। तो रजिस्ट्रेशन में बदलाव, यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब आपको वो तकलीफें नहीं उठानी पड़ेगी जो आप रजिस्टर्ड होने के लिए उठाते थे। इवन कई सारे व्यापारियों का तो ये भी मानना है कि रजिस्ट्रेशन लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज की तारीख में, क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो कई तरीके के वहां पर उनको डिपार्टमेंट किसी न किसी ग्लिंचेज में फंसा देता है, और जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन अटक जाता है। तो यहाँ पर ये एक बड़ा सहूलियत हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरा जो बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है वो मिलने वाला है आईडीएस के ऊपर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले व्यापारियों के ऊपर। 90% उनको इमीडिएट रिफंड दे दिया जाएगा। अब देखिए, सवाल ये आता है कि आप ये अपडेट तो सुन रहे हो, लेकिन ये अपडेट के बारे में जानते भी हो कि नहीं हो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आईडीएस के बारे में बताता हूँ कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। जीएसटी के अंदर आप समझिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी दी जाती है व्यापारियों को। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है आप समझिए। मान लो एक व्यापारी है जिसका क्लोथिंग का बिजनेस है, ठीक है। अब ये व्यापारी अपने बिजनेस में परचेज भी करता है, सेल भी करता है। परचेज करते वक्त ये कस्टमर से टैक्स, ये परचेज करते वक्त सामने वाले सप्लायर को टैक्स का पेमेंट करता है। तो जो आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो, मान लो आपने परचेज करते वक्त 1 लाख रुपए टैक्स चुकाया, इनपुट टैक्स कहते हैं उसको, और फिर कस्टमर से जो आप टैक्स वसूलते हो उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। अब क्या होता है, मान लो आपका बिजनेस 5% जीएसटी में है, तो आपने जो टैक्स चुकाया वो भी 5% वाला ही चुकाया, और आप जो बेच रहे हो वापस, वो कपड़ा ट्रेडर हो, उस केस में आपका आउटपुट टैक्स भी 5% पे बन रहा है। लेकिन आपका अगर आउटपुट टैक्स 5% पे बन रहा है और 1,20,000 बना, तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना, आउटपुट माइनस इनपुट। तो ऐसे केस में आपका आउटपुट ज्यादा बनता है, इनपुट आपका कम बनता है, आप इनपुट को माइनस कर देते हैं, और आप सरकार को क्या करता है, सरकार को 20,000 रुपए का चालान बनाकर पेमेंट करके आप अगले महीने अपने बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस रेट वाला प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, उसी रेट से आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हो, बेचते हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर होते हैं, ऐसे बिजनेस भी होते हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, सोलर लैंप बनाने वाली कंपनी को, है ना, सोलर लैंप बनाने वाली कंपनी। अब सोलर लैंप बनाने वाली कंपनी क्या करती है, जो मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदती है, यानी जो मार्केट से इनपुट लेती है, माना कि उसका जो प्रोडक्ट आता है रॉ मटेरियल का, वो 18% पे आता है। अब 18% पे आपकी मान लो आईटीसी बन रही है 3 लाख रुपए की पूरे महीने भर में, आपने जो टैक्स चुका है वो 3 लाख रुपए का है, तो ये कहलाता है इनपुट टैक्स। अब आपका बिजनेस का मॉडल ऐसा है कि आप उससे सोलर लैंप बनाते हो और बाद में सोलर लैंप को सेल करते हो। प्रोडक्ट तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, और सेल क्या कर रहे हो, सोलर लैंप। और सोलर लैंप पे मान लो गवर्नमेंट ने जीएसटी की रेट रखी हुई है 5%, कितनी, तो ऑब्वियस सी बात है, जो रॉ मटेरियल खरीदते वक्त आप 18% टैक्स देके खरीद के लेके आ रहे हो, वो रॉ मटेरियल से आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो जिस प्रोडक्ट पर जीएसटी की रेट कितनी है, 5%। तो आपका आउटपुट हमेशा ही कम बनेगा। मान लो आपका आउटपुट यहाँ पर सिर्फ 80,000 बना, और आपकी हर महीने की यही पिक्चर बनेगी, इनपुट ज्यादा होगा और आउटपुट
कम होगा। तो अब आप मुझे बताओ कि नियम क्या कहता है, जीएसटी की जो टैक्स लायबिलिटी है आपकी, वो तो सिर्फ 80,000 की है जो आपको सरकार को चुकाना है, लेकिन आपके पास तो इनपुट कितनी है, 3 लाख की, तो 3 में से 80 यहाँ यूज में आ जाएगी आपकी आईटीसी, तो आपको टैक्स लायबिलिटी तो होगी 0। लेकिन आपने ये 3 लाख में से 80,000 माइनस हो भी गया, फिर भी आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का कितना बैलेंस बच गया, बैलेंस आईटीसी कितनी बच गई, 2,20,000 की। और ये 2,20,000 आप किससे वसूलोगे, अगले महीने भी ऐसी पिक्चर बनेगी। आउटपुट तो हमेशा ही आपका क्या बनेगा, कम बनेगा, और इनपुट आपका हर महीने ज्यादा बनेगा। तो ऐसे बिजनेसेस को हम कहते हैं आईडीएस, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और गवर्नमेंट ऐसे बिजनेसेस को ये जो बैलेंस आईटीसी है वो अगर रिफंड क्लेम करते हैं तो ऐसे बिजनेसेस की गवर्नमेंट क्या दे देती है, उनको बैलेंस आईटीसी का रिफंड दे देती है। लेकिन इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, याद रखिएगा। अभी देखिए ये प्रोसेस क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले रिफंड लेने के लिए क्या करना पड़ता है उनको, तो मैं आपको थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताता हूं कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, अपने जिस भी महीने का आप रिफंड के लिए आईटीसी का रिफंड लेना चाहते हैं आईडीएस में, याद रखिएगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में अपने बिजनेस में रिफंड लेना चाहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उस महीने के जो रेगुलर रिटर्न है वो आपको फाइल करने हैं। तो जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 भी आपको भरने हैं, सबसे पहले तो दोनों फाइल करने हैं। और फिर आप क्या करोगे, जीएसटी रिफंड के लिए अप्लाई करोगे। तो रिफंड के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, अगर आप अपनी जीएसटी आईडी में जाओगे, सर्विसेज में जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। और सर्विसेज में आप जैसे देखिए, आप जब जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, रिफंड में जाएंगे और वहां एप्लीकेशन फॉर रिफंड पर जाएंगे, तो वहां क्या करना होता है आपको, रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, आपको ये ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, रिफंड ऑन अकाउंट। क्योंकि दो तरीके के व्यापारियों को रिफंड मिलता है, एक तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में होता है, जिनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा होता है, जिनका इनपुट हमेशा ज्यादा बनता है और आउटपुट कम बनता है। और दूसरे व्यापारी होते हैं एक्सपोर्टर्स, कि वो लोकल मार्केट से चीजें खरीद रहे हैं, उन पे वो जीएसटी चुका रहे हैं, बाद में उन चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को सरकार ने जीरो रेटेड सप्लाई माना हुआ है, तो ऐसे केस में उनको भी इनपुट का क्या मिल जाता है, आईटीसी का रिफंड मिल जाता है। ये दो ऐसे बिजनेस मॉडल है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड का मतलब जो आईटीसी आपकी इकट्ठा हुई है ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है, इस वजह से आपकी जो आईटीसी इकट्ठी हुई, इसके आप क्या लेना चाह रहे हो, रिफंड लेना चाह रहे हो, ये ऑप्शन आपको रिफंड एप्लीकेशन में सेलेक्ट करना होता है। जो रिफंड की एप्लीकेशन होती है, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड GSTRFD01। इसके साथ आपको स्टेटमेंट 1A साथ में लगाना पड़ता है, जिसमें आपको अपने जो 1 और 3B में जो भी डिटेल्स आपने डाली है वो सारी दिखानी पड़ती है, क्योंकि टैक्स ऑफिसर्स ये भी तो चेक करेंगे कि आप जिस चीज का पैसा मांग रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, याद रखिएगा। और साथ में आपको दूसरे जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करना है। अब देखिए क्या होता है, जब आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन लगाने के 15 दिन के अंदर आपको उसकी स्वीकृति मिलती है। डिपार्टमेंट आपको RFD 02 भेजता है और स्वीकृति देता है। कई बार ये भी होता है कि RFD 02 की बजाय RFD 03 मिल गया आपको, यानी आपको एक तरह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मेमो जारी कर दिया गया, सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया, उनको कोई डाउट्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, फिर वापस आपको नए तरीके से आवेदन फाइल करना। फिर क्या होता है, आपको 15 दिन के अंदर अंदर वो एक्नॉलेजमेंट दे देते हैं, फिर अगले 7 दिन में वो आपको प्रोविजनल रिफंड देते हैं 90%। मतलब आप समझिए 20 से 22 दिन का प्रोसेस होता है आपका, जो रिफंड का आपने अप्लाई किया है उस पैसे को। जैसे मान लो मुझे लगता है कि 2,20,000 का मुझे रिफंड चाहिए, तो 2,20,000 का 90% मुझे मिलने में कितना दिन का समय लगता है अभी, 90 दिन का। वो भी कोई श्योर नहीं है, ये तो एज पर द रूल है, इसमें भी देरी हो सकती है, याद रखिएगा। तो ऐसे केस में, और जो आपको बाकी का 10% है, फाइनल ऑर्डर आते आते अगले 60 दिन का समय लग सकता है। और वो जो ऑर्डर आपको मिलता है फाइनल 10%, वो RFD 06 में मिलता है।
तो कुल मिलाकर ये है कि ये तो कानूनी सीमाएं हैं, वास्तविक रिफंड मिलने में और भी ज्यादा देरी हो सकती है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग ऑफिसर है उनके काम की गति भी डिपेंड करेगा, साथ साथ में आपकी एप्लीकेशन में कितनी एक्यूरेसी है, आपने सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के साथ अप्लाई किया नहीं किया, आपसे अगर उन्होंने कोई क्वेरी जनरेट की है तो आपने उसका टाइमली क्या किया, रिप्लाई किया नहीं किया, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा किया नहीं किया, ये सारी चीजें मैटर करेगी। मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे मेरा ही पैसा लेने में, मेरा जो वास्तविकता में रिफंड मिल रहा है उसको लेने में 60 से 70 दिन का क्या लग सकता है, समय लग सकता है। ये वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। अब गवर्नमेंट ने क्या नियम बनाया साहब, अब आपको मैं बता दूं कि 1 नवंबर 2025 के बाद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले को इमीडिएट इफेक्ट से 90%, जैसे ही वो अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन लगाते ही 90% पैसा उनको प्रोविजनल आधार पर रिलीज कर दिया जाएगा। यानी 90% पैसा आपके रिस्क प्रोफाइल के आधार पे आपको दे दिया जाएगा और 10% पैसा जो है बाद में वेरिफिकेशन के बाद आपको दिया जाएगा। अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन लगाने के बाद रोका जाता है किसी वजह से, तो टैक्स ऑफिसर्स को उसकी रीजन बतानी होगी कि उन्होंने रिफंड आपका क्यों रोका। याद रखिएगा, मतलब वो रोक नहीं पाएंगे बिना रीजन बताए, उनको रीजन बताना पड़ेगा। और पहले क्या होता था ना, पहले मैन्युअल जांच होती थी हर डॉक्यूमेंट की, फिर वो आपको क्वेरी भेज रहे हैं, सो कोज नोटिस भेज रहे हैं, आपका रिप्लाई मांग रहे हैं, रिप्लाई को उन्होंने एक्सेप्ट करना नहीं करना वो उनके ऊपर है। तो इन सब चीजों में बड़ा हैरेसमेंट भी होता था और बड़ा समय भी लग जाता था, और उससे क्या होता था, हमारे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल अटक जाती थी। आप समझिए ना वर्किंग कैपिटल क्या होता है साहब। देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि भाई मेरा 3 लाख रुपए का मैंने माल खरीदते वक्त टैक्स चुकाया, उसको कहते हैं इनपुट टैक्स। फिर मैंने माल को प्रोड्यूस करके उस माल को बेचा, तो मेरा आउटपुट टैक्स मात्र कितना बना, 80,000 का बना। अब 80, इस 3 में से 80, वो 3 में से 80 यहाँ 80 को चुकाने में यूज में आ गया। मान लो ये 80,000 रुपीज की आईटीसी मैंने यहाँ यूटिलाइज कर दी, यूटिलाइज्ड आईटीसी। अब बाकी का 2,20,000 रुपए मेरे पास बच रहा है, जो मैंने मतलब बच रहा है, मतलब वो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी है। क्या है? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। और सबसे खास बात यह है कि वो आईटीसी कभी यूज भी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगले महीने तो वापस से आईटीसी बन जाएगी। तो ऐसे केस में ये तो मेरा पैसा है ना जो अटका हुआ है, सरकार के पास पड़ा हुआ है, मैं अप्लाई करूंगा रिफंड के लिए और गवर्नमेंट को मुझे क्या देना होगा, रिफंड देना होगा। अब अगर इस पैसे को मिलने में मेरी देरी होती है तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस में फंड की क्या होगी, मनी की शॉर्टेज पड़ जाएगी, कि मेरा हर महीने यही पिक्चर बन रहा है कि हर महीने मेरा रिफंड मिलने में मुझे क्या देरी हो रहा है, तो मेरा पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास ज्यादा पड़ा रह जाएगा। तो अब ये जो एक तरह से जो डिले होता था रिफंड मिलने में, वो डिले नहीं होने की वजह से 90% पैसा आपके पास आ जाने की वजह से आपके पास बिजनेस में प्रॉपर वर्किंग कैपिटल बनी रहेगी, और जिससे आपको बिजनेस करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आपका ज्यादा पैसा रिफंड में नहीं अटका रहेगा, आपको इमीडिएट इफेक्ट से 90% पैसा मिल जाएगा। दिस इज द न्यू रूल, दिस इज द न्यू चेंजेस that will be effective from 1st November 2025 and they both are very important changes। दोनों इंपॉर्टेंट चेंजेस है, याद रखिएगा। हालांकि इतने बड़े चेंजेस नहीं है कि वो हाईलाइटेड हो, जैसे कि 22 सितंबर 2025 वाला जो चेंजेस था, जहां जीएसटी रेट्स में इतने बड़े बदलाव थे, तो वो बड़ा चेंज था और वो हाईलाइटेड चेंज था, जो आज दिन तक लोग उसको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये चेंजेस छोटे छोटे हैं लेकिन इफेक्टिव है, क्योंकि आप समझिए ना, आज मेरे को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है तो मेरे को अब आसानी से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो अगर मेरे को आसानी से रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो फिर हर व्यापारी सोचेगा कि यार हम एक तरह से रजिस्टर्ड होकर काम करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिलने में तो किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अगर वो रजिस्टर्ड होकर बिजनेस करेगा, छोटा छोटा व्यापारी भी रजिस्टर्ड होगा बिजनेस और अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करके काम करेगा, तो सरकार का रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जो व्यापारी रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो कंपोजिशन स्कीम ले या रेगुलर स्कीम ले, वो टैक्स तो देगा सरकार को। तो गवर्नमेंट का खजाना क्या होने वाला है, जीएसटी का रेवेन्यू इस डिसीजन के बाद बढ़ने वाला है। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये क्लेम किया है कि 96% नए रजिस्ट्रेशन इस नई प्रक्रिया के अंतर्गत, जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके अंतर्गत होने वाले हैं 1 नवंबर के बाद। और ऐसे सारे व्यापारी, आपको ये भी बता देता हूं, देखिए क्यों इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला डिसीजन भी बड़ा डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो रॉ मटेरियल महंगी रेटों से खरीद के लेके आते हैं
और उनका जो प्रोडक्ट है, जो फिनिश गुड्स है, वो लोअर रेट्स में है। तो ऐसे केस में उनका हमेशा इनपुट ज्यादा बनता है और आउटपुट कम बनता है। तो उनके लिए भी ये बड़ा डिसीजन होने वाला है कि यार उनका पैसा नहीं अटकेगा, उनको रिफंड लेने में जो दिक्कतें आती है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। इजीली उनको 90% पैसा मिल जाएगा। 1 लाख रुपए भी मेरा अटकेगा अगर महीने का, और उसमें से मेरा 90% पैसा 90,000 आ जाएगा, तो मेरा कम से कम बिजनेस में सर्कुलेशन तो बना रहेगा ना, मेरा बिजनेस तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में दीज आर द वेरी बिग डिसीजंस जो इफेक्टिव होंगे 1 नवंबर 2025। आई होप आपको ये दोनों के दोनों जो चेंजेस है उसके बारे में कंप्लीटली जानने को मिला होगा इस छोटी सी वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम ऑटोमेटिक आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बने रहिए इस चैनल के साथ।